नमस्कार। खेती किसानी के तीनों बिलों पर हंगामा जारी है। सड़क से संसद तक खूब हो हल्ला है, नारे हैं, सवाल हैं, जवाब हैं। लेकिन जो एक चीज नहीं है वो है सहमति। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, ये पॉडकास्ट का एक और अंक है और मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है विजयपाल तोमर। विजयपाल जी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस जिम्मेदारी के दौरान देश भर की यात्रा की है, किसानों से मेलजोल रहा है, उनकी समस्याएं समझी हैं, समाधान निकालने के प्रयास किए हैं आपने। विजयपाल तोमर की जो पृष्ठभूमि है वो भी किसानी है, तो सत्ता पक्ष में भी है, तो समझेंगे कि एक्चुअली सरकार कहना क्या चाहती है, वो खुद इसमें किसानों का कितना भला ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, कल जो शोर शराबा राज्यसभा में हुआ उस दौरान भी विजयपाल जी मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी रहे उसके। तो ये भी सुनेंगे कि कल जो कुछ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो विजयपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पहला सवाल तो आपसे यही पूछना चाह रहा था कि एक अजीब सा ऊहापोह, एक अजीब सा भ्रम है लोगों में कि ये जो तीनों बिल हैं, और लोगों में क्या, किसानों में जिनके लिए आप बिल लाए हैं, और किसानों में ही क्या बल्कि आपके सबसे पुराने सहयोगियों में, शिरोमणि अकाली दल में जिनका कोर वोटर किसान है, उनमें भी एक अजीब सा असमंजस है, भ्रम है। केवल विपक्षी पार्टियों में ही नहीं है, इसलिए ये अहम हो जाता है क्योंकि विपक्षी पार्टियों का तो हम मान लेते हैं कि शोर शराबा कर रहे हैं, उनका काम है, लेकिन सहयोगी भी, किसान भी, सब कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के खासतौर पर। इसे दूर कीजिए, सरल भाषा में मुझे समझाइए, आप खुद भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, ये तीनों बिल किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी हैं। नितिन जी, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बिल, तीनों बिल किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और किसानों में भ्रम नहीं है। जी। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है और इसलिए पैदा किया जा रहा है कि लंबे समय से किसानों का बिचौलियों के द्वारा जो शोषण होता रहा है, जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान का सर्वे है वो कहता है कि जो प्रोड्यूसर है, यदि कंज्यूमर को 100 रुपए की चीज मिलती है तो प्रोड्यूसर को 23 रुपए मिलते हैं, 77 रुपए बिचौलिया खाते हैं। ठीक। बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ना कोई मंडी का जो कानून है, अधिनियम है, उसको समाप्त नहीं किया जा रहा। इसमें समझने की बात यह है, मंडियां अपना काम करती रहेंगी, सरकारी खरीद अपनी होती रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, लेकिन भ्रम यह फैला रहे हैं एमएसपी खत्म कर देंगे, मंडियां खत्म कर देंगे। किसान, देखिए, देश भर में लघु और सीमांत किसान 86%, और 86% में 23% ऐसे किसान हैं जो बहुत छोटी जोत के, 150 गज के आसपास जमीनें खेती और मजदूर के समान है। वो किसान यदि 2 कुंटल 4 कुंटल कुछ पैदा कर दिया, उसे लेके जाएगा मंडी तक, तो किया है, किसान अलग बैठा रहता है, वो जो बीच का आदमी है वो बता देता है आपका इस रेट पे बेच दिया। कभी कभी 2-2 दिन तक रखते हैं सामान, 2 दिन बाद पैसा मिलता। वहां किसान को एक मूक दर्शक की भूमिका में रहा है और ये शोषण लंबे टाइम से होता रहा है। तो इन बिचौलियों को समाप्त करने के लिए, बाधाओं को समाप्त करने के लिए इंटर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जमुना नदी है। यदि बागपत का किसान सोनीपत की मंडी में बेचना चाहे अपना धान, वहां महंगा है तो नहीं बेच सकता था, लाठी पड़ती थी, ट्रैक्टर सीज हो जाते, चलान हो जाते। सहारनपुर का यमुनानगर जाना चाहे नहीं बेच सकता था। जिस राज्य का किसान है वो अपने राज्य की या अपने आसपास की मंडी में बेच सकता है, दूसरी जगह जा नहीं सकता था। राज्य में भी प्रतिबंध थे और मंडी, अपने जिले में भी इतना प्रतिबंध था, मंडी से बाहर बेचने खरीदने पर प्रतिबंध था। कोई व्यापारी मंडी से बाहर बिना लाइसेंसधारी नहीं खरीद सकता। मंडी परिसर जो नोटिफाइड है या अपना जो कोई यार्ड यदि मंडी ने नोटिफाइड कर रखा है, केवल उसमें ही खरीद बेचती। इन कानून के बाद पूरी तरह सब बाधाएं समाप्त हो गई हैं। अब किसान देश के जिस हिस्से में जहां चाहे, जब चाहे और जिस को देना चाहे वो स्वतंत्र है देने के लिए, सारी बाधाएं समाप्त कर दी। किसानों के लिए सभी विकल्प खुल गए बिक्री के, लागत तथा फसलों के उपरांत होने वाले नुकसान में कमी आ गई। जो फसल के पोस्ट हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये नुकसान करीब 22% है। पूरे देश में अनुमान यह है 92,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है।
इसकी बचत हो जाएगी। ये किसानों का नुकसान हो रहा है और ये सभी मध्यस्थ दलाल वो कम हो जाएंगे और जो प्रोसेसर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसान के बच्चों को रोजगार का अवसर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है वो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। उसके अलावा 10,000 करोड़ जो स्मॉल यूनिट्स प्रोसेसिंग की गांव-गांव लगे हैं, गांवों में निचले स्तर पर, उसके लिए दिया है। क्यों दिया है? और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये केवल व्यापारी नहीं खरीद सकता, किसान भी यदि कोई अपना एक कम्युनिटी बेस्ड संगठन बनाते हैं, सरकार ने एफपीओ बनाने की बात कही है या सहकारी समिति बनी हुई है, उनको पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। व्यापारी को तो पैन कार्ड की जरूरत है, वो इस काम को कर अपने ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा देश में कहीं भी बेच सकते हैं। ये सीधा वहां से ठीक है। जिले स्तर पर कोल्ड स्टोर की स्थापना होगी, वेयर हाउस की स्थापना होगी, प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, जो गांवों से कुटीर उद्योग खत्म हुए फिर से कुटीर उद्योग हो जाएंगे। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, देखिए हमारा देश ऐसा है जिसमें छोटा किसान बहुत अधिक, विश्व का छोटी जोत होने के कारण है 3। हमारी विश्व की आबादी का 18% भारत में रहता है, 11% पशु भारत में है, हमारे पास भूमि कितनी है 2.4%, जल कितना है 4.2%। इसमें हमें इन सब का भरण पोषण भी करना और किसान की आमदनी बढ़ानी। किसान की जोत आगे भी घटनी है, क्योंकि बड़ी शहरीकरण हो रहा, बिल्डिंग बननी है, रोड बननी है, नहर बननी है, जमीन तो वही अरबड़ तो है नहीं, वो नहीं है, तो छोटी जोत बढ़नी है। अब 86% किसान जहां लघु सीमांत किसान हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़े? उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए इन मध्यस्थ बीच के दलालों को खत्म करके और किसान को सीधा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कोविड के टाइम में मैं गुलावटी से चला, गुलावटी से चला, धौलानी के पास एक खेत में किसान ने लौकी भर रखी थी अपनी गाड़ी में, बेचने के लिए मंडी ले जा रहा था। मैंने ड्राइवर को रोक कर कहा, भाई इससे लौकी ले लो, शहर में तो बहुत महंगी मिलेगी और अच्छी भी नहीं। उसने 10 रुपए की 3 किलो दी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं राजनगर एक्सटेंशन पे गाजियाबाद आकर रुका, आपसे 3 महीने पहले की बात। तो गाजियाबाद एक्सटेंशन पे मंडी सी लगती है, एक छोटा सा बाजार। मैंने वहां पूछा, जरा लौकी का रेट पूछा तो पता लगा 25 रुपए किलो। दिल्ली आने के बाद जब मैंने ड्राइवर को भेजा, मैंने गोल मार्केट को और पूछ के आओ, मेरा इंटरेस्ट इसलिए था, वहां 30 रुपए किलो। तो जो 3 रुपए किलो किसान दे रहा है और 30 रुपए किलो कंज्यूमर को लेनी पड़ रही है, बीच का वो है, उसको खत्म करने का काम किया गया है। और कोई लाभ आप बताना चाहें बता दीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैल्यू, अब जब जगह जगह प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे तो वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन क्या होता है? हमारे यहाँ एक किसान है बुलंदशहर का, भारत भूषण, वो हल्दी पैदा करता था। 8 रुपए किलो हल्दी जाती थी, कच्ची हल्दी। उसको बताया गया, वो सुखा के 5 किलो में 1 किलो पाउडर बनाया उसने। 5 किलो कच्ची हल्दी कितने की हुई? 40 रुपए की। 1 किलो पाउडर बनाया, उसको 15,000 की मशीन आ गई जिससे वो पाउडर बनता था। पैकिंग किया, ब्रांडिंग किया, बेचा, वो 300 रुपए की जाने लगी। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये आलू है, टमाटर है, ये कौड़ियों के भाव होते हैं। आप जानते हैं कि मेरठ में हरीश पाल जी सांसद थे, उनका भतीजे ने बहुकमपुर में कोल्ड स्टोरेज लगा रखा, अजीत अनिल ने। उन्होंने किसानों से करार किया, जो कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, किसान करते हैं। जब 4 रुपए किलो आलू था, तब भी जिन किसानों को उन्होंने बोया था 28 रुपए किलो दे रहे थे, अब भी 32 का करार कर रखा है। तो किसान को सही दाम मिल जाएगा और किसान को उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसका मार्केटिंग, ये व्यवस्था कौन करेगा? नाबार्ड मदद करेगा, हर तरह की मदद देगा। किसान गेहूं बेचता है, गेहूं 10-20 रुपए किलो, उसी का जब आशीर्वाद शक्ति आटा बन जाता है वो 30 रुपए किलो, और ब्रांडेड दलिया बन जाता है तो वो 50 रुपए किलो। किसान क्यों नहीं कर सकता साहब? गांव में 25-30 रुपए की एक भैंस की दूध आता है, 25-30 रुपए लीटर का, और यहाँ शहर में आके 55 रुपए लीटर है। केवल उसका प्रोसेसिंग होना है और मार्केटिंग होना है, यही तो करना है। तो वैल्यू एडिशन की इसमें करीब 20,000 करोड़ मत्स्य पालन को दिया है। सुल्तान सिंह किसान है करनाल का, 1 एकड़ में 5 लाख कमाता, 3 लाख मछली पालन से और 2 लाख उसके सीड से, जो नर्सरी वो तैयार करता है। तो कोई कर सकता है इतना? तो ये जो इसी तरह ये हमारा, मैंने बताया 10,000 करोड़ रुपया
प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगे गांव गांव, तो बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। मैं कहता हूं ग्रेजुएशन करके गांव का लड़का, किसान का बेटा नौकरी के लिए फिरता नहीं, 8-10 हजार की भी नौकरी मिल जाए, वो जॉब क्रिएटर बनेगा, जॉब सीकर नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन वो जो बीच में से आड़ती आप हटा रहे हैं वो भी तो अपना काम कर रहे थे, जो भी था एक सिस्टम था, ऐसा तो है नहीं कि उसको 420 थी, बनाया हुआ नहीं हटा रहे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो कहाँ जाएंगे? हटा नहीं रहे, कोई खत्म नहीं कर रहे, कोई नहीं हटा रहे, दे रहे हैं। खत्म नहीं, तो मंडी में ज्यादा पैसा मिलेगा, किसान कोई खत्म नहीं कर रहा। फिर मैं ये कह रहा हूँ खत्म नहीं की जा रही, किसान को वहां अच्छा रेट मिलता है वहां जाएगा, लेकिन किसान के लिए उसके खेत पर उसके द्वार पे ज्यादा रेट मिलता है तो वहां उसके विकल्प चैनल खोल दिए हैं। विजयपाल जी, आप समझा क्यों नहीं पा रहे उन किसानों को? फिर इतना तो फायदा बता दिया आपने, गिना दिया। ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहे किसानों को नहीं है, किसान समझ रहा, किसान का अटूट विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में है। कौन है? जहां लॉबी आड़तियों की इतनी बड़ी है या जहां नेता इस खुद लगे हुए हैं, वहीं तक सीमित है। देश का आंदोलन नहीं है, देश का किसान समझ रहा है कि उसका फायदा कहाँ है, देश का किसान समझ रहा है उसका फायदा कहाँ है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल आपकी सहयोगी पार्टी, आप उसे भी नहीं समझा सके, किसानों की छोड़ दीजिए। ऐसा है, हालांकि पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद आऊंगा किसानों की। मैं पॉलिटिकल का भी जवाब दे रहा हूँ। ऑर्डिनेंस जारी हुए क्या महीने हो गए, को मालूम नहीं था जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था? हाँ, विरोध किया था। वो जब वहां पर जो लॉबी उनकी है आड़तियों की, जो बड़ी है पैसे वालों की, बिचौलियों की, उस दबाव बनाना शुरू किया है, तो ये भी उस दबाव में आ गए। मैं कहता हूं देखिए, किसान गुमराह होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं गुमराह करने की शुरुआत किसने करी है? कांग्रेस से करी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िएगा, उनके मैनिफेस्टो में था कि हम इस काम को करेंगे, और अब यूटर्न लेके आप चर्चा क्यों नहीं कर लेते संसद में? राज किया, 54% जमीन में सिंचाई का साधन नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसान जो, तो संसद में इस बात पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं ही कह रहा हूं कि वो जो ध्वनि मत से पारित हुआ उस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम तैयार हैं चर्चा करने, ये भाग रहे हैं। ये कहते हैं, हम यही कह रहे हैं, ये बताएं तो सही, किसान मजदूर की हैसियत में क्यों आया? किसान जब देश आजाद हुआ था 51.8%, उस समय किसान की कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में था। 1750 तक 25% विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान था। और जब 60 साल इन्होंने राज किया, उसके बाद किसान की स्थिति आई कि 13% कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में रह गया, 13-18 के बीच, इससे ऊपर कभी नहीं गया, और 2.5-3% रह गया विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा। वो तो होना ही था। गलत नीतियों के कारण ये सब हुआ, और 54% जमीन में भी सिंचाई के साधन नहीं थे। यदि यहाँ 25% अनाज सड़के चला जाता है, भंडारण की व्यवस्था नहीं हुई, और अब इस व्यवस्था को मोदी जी कर रहे हैं, तो ये शोर मचा रहे हैं। जब सिंचाई के क्षेत्र में 54% साधन नहीं थे, मोदी ने 40,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड बनाया है, बरसात के पानी को रोककर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जा रही है। ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करने पर 40% कम से कम पानी की बचत है, 30% खाद की बचत है, 20% मजदूरी की बचत है, 17% बिजली की बचत है, और 25% तक पैदावार बढ़ जाती है। क्यों साहब, इन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? इनको करना चाहिए था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 6 साल तक इन्होंने 5-6 साल अपने बस्ते में दाब के रखी, जब लागत का 1.5 गुना हमने अब दे दिया, भाई आपने क्यों नहीं किया? अब उसमें C2 और C3 ठीक है, उन्होंने क्या नहीं किया उसका जवाब तो जब मेरे पास कोई कांग्रेस का मेहमान होगा उससे ले लूंगा। मैं देवेंद्र शर्मा को सुन रहा था, वो तो राजनीति में है नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। वही कह रहे थे 7 दशकों से अमेरिका में ओपन मार्केट इकोनॉमी है, एपीएमसी मंडी नहीं है, एमएसपी नहीं है वहां, वॉलमार्ट जैसे भी हैं बड़ी कंपनियां जिनकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, जैसा प्रयास हमारे यहाँ हो रहा है। बावजूद इसके चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कहा है कि 60 के दशक के बाद सबसे नीचे है इनकम किसानों की इस वक्त। ग्रामीण इलाकों में 40% अधिक खुदकुशी होती है शहरी इलाकों के मुकाबले। बैंकरप्सी $425 मिलियन किसानों पर है। पूरा यूरोप का और अमेरिका का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो सब्सिडी पर टिका हुआ है। हम जो मॉडल यहाँ पर लागू कर रहे हैं, ये उन्हीं के बयान बता रहा हूं मैं, और जो पिछले 2-3 दिनों से मैं देवेंद्र शर्मा कोई अकेले नहीं है, नहीं, उनकी ही बात कर रहा हूं। देवेंद्र शर्मा का जिक्र किया है, देवेंद्र शर्मा आज का ही आर्टिकल पढ़ लिए, उनको छोड़ दीजिए, नहीं है वो, उनको छोड़ दीजिए। खालसा कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, परसों मैं उनसे बात कर रहा था। हर किसी का ये मत है कि ये यूरोप का, ये अमेरिका का मॉडल उठा के आप लागू कर रहे हैं, जो खुद वहां सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
मैं ये कहता हूँ ये तो हैं जो किताबों के कीड़े हैं, अच्छा, जमीन पे काम करने वाले, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, मैं ये कहता हूँ खेत में काम करने वाले से पूछो जी, 5 बीघे जमीन है, क्या वो ट्रैक्टर रख सकता है? उसे तो किराए पे जोतना पड़ेगा, तो नुकसान होगा या नहीं होगा? यदि वो एक कम्युनिटी बेस्ड संगठन बना लें तो कम से कम यही लड़के जो हमारे बेरोजगार हैं, 50% रोजगार तो अब भी गांव से मिल रहा है, ये एक कस्टम हायर सेंटर खड़ा कर देंगे वहां, के लोगों को सस्ते रेट पे देंगे। तो यदि ये सब सुविधा दी जा रही है, अभी जमीन तो और घटने वाली है, चोट तो घटेगी ही। अमेरिका में नुकसान हो सकता है इसलिए कि वहां 100 एकड़ से कम का कोई फार्म नहीं है और बड़े बड़े फार्म वाले हैं। नहीं, छोटे किसान, छोटे भी हैं, छोटे भी। यहाँ 86%, उत्तर प्रदेश में 92% लघु सीमांत किसान है, 90% है। यहाँ का किसान की हैसियत ऐसी हो गई है जो मजदूर से नीचे आ गया है। तो इसलिए अमेरिका में यहाँ में अंतर करिएगा, अमेरिका की बड़ी जोत के किसान हैं, यहाँ बहुत छोटी जोत के किसान हैं। यहाँ के किसानों को इस तरह की आवश्यकता है कि उनके यहाँ पर प्रोसेसिंग की यूनिट हो, भंडारण की यूनिट हो, वहां पर उनके लिए पैकिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था हो, और ये सब व्यवस्था करेगा नाबार्ड, सहायता करेगा। यही सब करने जा रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है और ये डर है, आज भी 40 रुपए किलो, जी बताइए, नहीं बोलिए। आज भी 40 रुपए किलो गुड़ बिक रहा बिहार में। क्यों यहाँ का हमारा उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार नहीं बेच सकता? क्यों इस तरह के प्रतिबंध हैं? कहीं भी दुनिया में है। अच्छा, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है, उसका बेचने का अधिकार, इसी से जुड़ा एक सवाल है, बिचौलिया तो बिहार में भी बैठा होगा। दूसरी बात, यहाँ का किसान वहां जाएगा तो वहां के किसानों के हितों के साथ टकराव होगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो चिंताएं और फिक्र जाहिर कर रहे हैं लोग। आप इसका जवाब दे दीजिए। यही तो दिक्कत है। किसान को जात बिरादरियों में बांट के रखा, 60 साल तक किसान को किसान नहीं समझा, किसान को वोट बैंक की राजनीति करी। किसान कहीं कोई टकराव किसान का नहीं है, टकराव कराया जा रहा है, किसान का टकराव नहीं है। किसान को जब अपने यहाँ बैठकर ई ट्रेडिंग के द्वारा पूरे देश में कहीं भी बिक्री कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? परेशानी क्या है? और सबके लिए विकल्प खुला है। यदि उत्तर प्रदेश में अच्छा दाम है तो यहाँ देंगे। कितने किसान ई ट्रेडिंग का लाभ उठा पाते हैं? ये जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया है, मेडिसिनल प्लांट हैं अपने यहाँ, दुनिया भर में अब पता चला है कि आयुर्वेद की क्या हैसियत है। 4000 करोड़ इसके लिए रखा गया है। ये प्लांट लगा के उसकी प्रोसेसिंग करके उनकी दवाइयों की, उसके लिए मार्केट, किसान क्या है, किसान जो पैदा कर रहा है उसको पता ही नहीं तेरा मार्केट कहाँ है। उसके मार्केट यदि उसके द्वार पर होगा तो उसकी कीमत 10 गुनी होगी। मैंने उदाहरण के लिए बताया, आटा गेहूं 20 रुपए किलो, ब्रांडेड आटा बन गया वही आशीर्वाद शक्ति 30 रुपए किलो, दलिया उसी का बना दिया तो 50 रुपए किलो। किसान को तो 20 रुपए मिल रहा है और दलिया बेच रहे। क्या किसान इस काम को नहीं कर सकता? उसको यदि यह काम किसान इतना बड़ा कहां से प्लांट लगाएगा? वो आटे की प्रोसेसिंग का अलग से मैंने यही बताया है, ब्रांडिंग होगी, मैंने इसका जो काम है वही कर पाएगा। किसान नहीं करेगा, लेकिन किसानों का समूह जो बनेगा 100% वहां नाबार्ड मदद करेगा। 300 किसान जुटेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान जुटेंगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा या सहकारी समिति बना सकते हैं और सारी की सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। विजयपाल जी, आप तो एक लंबी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको नितिन जी बताता हूँ। जी बताइए। एक मिल्क कंपनी है और वो डिलाइट मिल्क कंपनी ऑफ इंडिया है। एक गाय भैंस नहीं है, करोड़ों का व्यापार कर रही है। साहब, किसान अपनी भैंस का भी गाय का भी दूध प्रोसेसिंग करा के ठीक जगह नहीं बेच सकते एक समूह बना के? तो यदि वो कर रहे हैं तो आपत्ति है क्यों? कि ये हुआ नहीं। 60 साल में किसान कहां से कहां चला गया? तो उत्तम पेशा था और विश्व की अर्थव्यवस्था में देश का योगदान सबसे अधिक जब भी था जब किसान शक्तिशाली था। और किसान, अब इस कोविड के टाइम में देखिए, कोविड के टाइम में सभी सेक्टर्स में गिरावट आई, आर्थिक विकास दर 3.1% है और कृषि की उच्चतम स्तर पर 5.9% है। कृषि की विकास दर बढ़ेगी तभी देश की तरक्की होगी। इस मर्म को मोदी जी समझते हैं। आप जो बता रहे हैं वो तो बड़ा बेसिक है, सबको मालूम है कि भारत कृषि प्रधान देश है, वो आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा, वो बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूं की योजना का विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, ठीक है, एक योजना बनी, लागू हुई देश में 60 के दशक से, उसके अंदर कई लूपहोल्स आ गए वक्त के हिसाब से, ठीक है, वो फेल हो रही है या जो भी हो रहा है। फेल नहीं कर रही, नहीं अभी खोल रहे, उस योजना को बंद नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये योजनाएं जहां पहले लागू हो चुकी हैं वहां से आदमी कंपैरिजन तो करेगा ही ना।
ये तो नहीं हो सकता ना कि ये योजना एकदम परफेक्ट होगी, फुल प्रूफ होगी। तो उसमें कुछ जो खतरे हैं या कुछ फिक्र हैं वो लोग जाहिर कर रहे हैं, उनको एड्रेस ठीक से ना किया जाना। खतरे फिक्र जाहिर नहीं कर रहे, वो तो ये कहते हैं कि साहब आप तो एमएसपी खत्म कर दोगे, आप बंद कर दोगे, ये डर है। हाँ बिल्कुल डर है। और हम इसका सदन पार्लियामेंट में दे रहे हैं, अवमानना हो जाती है पार्लियामेंट में देने का। पार्लियामेंट में मंत्री जी खड़े होकर कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, खड़े होकर कह रहे हैं नहीं, इन मंडियों में इसी तरह से नोटिफाइड मंडियों में यदि वहां अच्छा दाम है, किसान स्वतंत्र होगा, वहां बेचे, अपने दूसरे चैनल पे बेचे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, पिछले 5 साल का यूपी का बजट है 1,21,082 करोड़ पर, जो किसानों की वकालत की बात कर रही है, और एनडीए का लास्ट ईयर का 1,51,518 करोड़ का बजट, एक साल में उनके 5 साल से ज्यादा कृषि पे दिया है। लोग की हिमायत करते हैं, जिनको ये पता नहीं किसान है क्या, उन्होंने तो बर्बादी की है किसान। पर खुदकुशी के आंकड़े कम नहीं हुए विजयपाल जी। केवल खुदकुशी के आंकड़े कैसे कम होंगे जब इन काम को कर नहीं दे रहे, जब किसानों को 6-7 साल से भाजपा एनडीए की सरकार है और आप इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि सिस्टम उनका था, खुदकुशी के आंकड़े इसलिए कम नहीं हो रहे। 6 साल से स्टेट की गवर्नमेंट है, आपको पता है, एक आशा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कल्याण योजना है, स्टेट में लागू करी, क्यों नहीं की उन्होंने? बात मैं कहता हूँ किसान सम्मान निधि है, क्यों स्टेट में लागू नहीं हो रही, क्यों उनके हाथ से उसके आंकड़े नहीं दिए जा रहे? जब केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करेंगे, आप कहेंगे केंद्र राज्यों के अधिकारों में, अरे मैं कहता हूं, मैं मानता हूं जो अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 संविधान का शेड्यूल 7 के आइटम 14 पे राज्य का क्षेत्र है, राज्य को इसकी कानून बनाने की सूची है। लेकिन मैं दूसरी बात एक और भी कहता हूं कि कृषि के मूल्यों का संरक्षण, प्राइस कंट्रोल करना, ऋण, व्यवसाय फसलों संबंधी, भंडारण, प्रोसेसिंग, ये समवर्ती सूची में, जब कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती में दोनों को अधिकार हो जाता है कानून बनाने का, दोनों को, केंद्र को, राज्य को, दोनों को। क्योंकि केंद्र ने जब वो कुछ योजनाएं लागू की जो कल्याणकारी थी, बहुत राज्यों ने इसीलिए उसको लागू नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही थी, और इसीलिए ये सब दिक्कत आई है, ये कानून बनाना पड़ा है। और जब 2 कानून होते हैं तो केंद्र का कानून प्रिवेल करता है, ये भी संविधान में स्पष्ट। तो ये इसलिए जरूरत पड़ी है और इसीलिए दिक्कत आ रही है कि इन्होंने लागू ही नहीं की वो योजना जिनसे फायदा था। ये कहते हैं खड़े होकर राज्यसभा में, बहुत बड़े गृह मंत्री रहे भारत सरकार के, 6,000 में क्या होगा? अरे तुमने कभी 6 रुपए भी नहीं दिए। भाई आप मुझसे पूछो ना, जब बरसात का मौसम आता है, गन्ने का इलाका है, किसान की जेब में पैसा नहीं रहता, बबूल का पेड़ काट के बेच के एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठे किए, ऐसे लोगों से पूछो उस समय कि 6,000 की कीमत क्या होती है। वो बात ठीक है। एक डर और है, मैं बता देता हूँ, आप बैठे हैं, जवाब दे दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को अगर आप खेतों में घुसा देंगे तो फिर वो वही करेंगे जो हर जगह कॉर्पोरेट करता है। ये बात ठीक है कि बाजार खुलना चाहिए, खुलता ही है, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे हमें संशोधन करना होता है, लेकिन इतना बाजार खोल देना कि किसानों का हित उससे प्रभावित होने लगे, ये भी एक तरह का डर है, एक तरह का खतरा है। और मैं मानता हूं कि तमाम ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं कि उसे देखते हुए इस खतरे को निर्मूल नहीं कहा जा सकता। ऐसा होता है कि जब कॉर्पोरेट आता है तो अपने हित को सबसे ऊपर रखता है। ये आप नहीं कह सकते कि वो जो है बड़ा धर्मार्थ संस्थान होता है साहब, वो किसानों को सबसे ऊपर रखेगा। उस पर आपकी नजर कैसे रहेगी? वॉलमार्ट ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बिखरी पड़ी है, वॉलमार्ट ने देश के देश बर्बाद कर दिए हैं। मैं मालवाड़ का समर्थक नहीं हूँ, मैं इनका समर्थक नहीं हूँ। जो ये बड़ी कंपनी आई थी और सीड लेके आई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह, तो इन्हीं की, मॉन्सेंटो का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैंने पार्लियामेंट में विरोध किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पैदा कर रहे भाई हम ये कह रहे हैं बड़ी कंपनी नहीं, किसानों के समूह इकट्ठे होकर काम करें, सहकारी समिति बना के काम करें, और यदि बड़ी कंपनी कुछ किसान को लाभ दे रही है, किसान के तो विकल्प सारे खुले हुए हैं, किसान के विकल्प खुले हुए हैं, इन मंडियों में भी वो बेच सकता है, अपने खुद के प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकता है, अपने प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा किया जा सकता है, वो उस चैनल पे जाएगा जहां उसको ज्यादा फायदा होगा। विकल्प खुलने से ही तो एक असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। विकल्प नितिन जी, दोनों जो कल विधेयक पास हुए हैं, दोनों विधेयकों की एक एक धारा को मैंने पढ़ा है, किसान के पक्ष में है। कोई भी एक ऐसी नहीं है
यदि किसान गलती भी करेगा, किसान की जमीन के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, कोई वसूल, यदि किसान अपना गलत साबित हो जाता है मान लिया, तब भी किसान ने यदि एडवांस ले रखा है वो देगा, ब्याज भी वापस नहीं किया जा सकता, ये है। और यदि उसने गलती कर दी, करार करने वाले ने 1.5 पेनल्टी और 25,000 से लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना है। नहीं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, वो मैंने भी सुना है कि सारा कानून किसानों को, और इसको पढ़ें तो सही, ये पढ़े नहीं है, ये कानून की धाराओं पर बात नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं ये कहता हूं ये सारी चीज बुरी हैं, तो घोषणा पत्र में क्यों इन्होंने जारी की थी पीछे? कांग्रेस के बहकावे में, उकसावे में आके, देखिए यहां तो अब यही तय होना है किसानों के पक्ष में है या इन बिचौलियों के और दलालों के पक्ष में। अरे तो बिचौलिए भी तो परमिट लेके घूम रहे थे, वो बिचौलिए कोई ऐसी, अच्छा मुझे समझ नहीं आता है कि एक सिस्टम था जिसे हर सरकार ने, बीच में आपकी भी सरकारें आई, उसको सपोर्ट किया, खत्म तो किया नहीं, आज पहली बार हो रहा है। उस सिस्टम ने कुछ बिचौलिए पैदा किए, आज भी खत्म नहीं हो रहा, आज वो विलेन हो गए, खत्म नहीं हो रहा है। वो खत्म क्यों नहीं करते? नहीं हो रहा है। अच्छा, बिचौलियों से शोषण से बचाया जा रहा है। बिचौलिए जो शोषण करते थे, जो 100 में से 77 रुपए उनकी जेब में जाते थे, वो बंद हो जाएंगे। अब किसान चाहे तो अपना करे, नहीं तो खुद करेगा इसका। अब तो जो लोग बीच में करेंगे, बनाने के लिए की बाध्यता भी हटा दी, कागज की भी हटा दी, वो तो परमिटेड बिचौलिए होते थे। ऐसा है, कोई बाध्यता नहीं। पर 8.5% टैक्स मंडियों में लिया जाता था, किसान से कटता था, किराया किसान देता था, मजदूरी किसान के दिन पूरा खराब होता था, यहाँ कोई टैक्स नहीं दिया जाए। इस पर भी इल्जाम लग रहा है कि 8.5% जो कम से कम सरकार को असली झगड़ा यही है, इनके भले के लिए खर्च होता था। यही है, वो ये कह रहे, अब वो विरोधी इसलिए कर रहे कि स्टेट में आने वाला पैसे का नुकसान हो जाएगा, इसलिए अरे बिहार में खत्म कर दी मंडियां, पहले खत्म कर दी, क्या नुकसान हो रहा बताइए? वो सरकार नहीं चल रही क्या? और बहुत सोर्सेस है, किसानों को यहाँ शोषण करके सरकार चल। जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी सरलता के लिए आप बता दीजिए, कह रहे हैं ये सब राज्यों को नुकसान होगा। नहीं, आप सब, मैं ये कह रहा हूँ विजयपाल जी, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें समझा दीजिए कि आप वो 8.5% क्या है, ताकि समझ तो है बात के। समझाया जा रहा है, हमें समझाइए। मैं ये कहता हूँ, जो मंडी में टैक्स वसूलते हैं और वो टैक्स जाता है राज्य सरकार को, जा रहा है, अल्टीमेटली तो वो किसान से वसूला जा रहा है ना। यहाँ तो कोई टैक्स नहीं देना, यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा किसान को मिलेगा। लेकिन वो किसान के भले में खर्चा जाता था ना, अब वो पैसा राज्य सरकार के। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, आप तो जानते हैं, गांव से संबंध रखते होंगे, कौन डेवलपमेंट में पैसा दे रहा है उनमें से? कहाँ डेवलपमेंट में पैसा दे रही, कहाँ को हमें बताए ना। इसी तरह से वहां तक गन्ने में परचेज टैक्स था, प्रवेश करता है, सब किसानों के डेवलपमेंट में जाता है, सारे माफ करेंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ये किसानों का शोषण है। अच्छा, फिर भी किसान आजाद है, यदि मंडी में वो समझता है अच्छा रेट मिलेगा, यदि वो मंडी में जाना चाहता है तो वहां जाने की छूट है, लेकिन अलग अलग चैनल खुल गए अब किसान के लिए, वो अपने गेट पे भी बेच सकता है, अपने यहाँ के प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, अपने यहाँ के प्रोसेसिंग प्लांट पे दे सकता है, अपना खुद प्रोसेसिंग प्लांट समूह बना के लगा सकते हैं, सहकारी समिति बना के काम कर सकते हैं, कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की, उनको सारे अनुदान और सारे ऋण नाबार्ड उनकी सहयोग करने को तैयार है, एपीडा उनको एक्सपोर्ट कराने को तैयार है यदि अच्छा ब्रांडिंग करेंगे। भाई जब तक किसान इस चीज को नहीं सोचेगा, तब तक किसान को एग्री बिजनेस में नहीं आएगा। ये उम्मीद है कि आप लोग समझा पाए, चली जाएगी। उम्मीद है किसान के बच्चों को इसमें आना होगा, अब वो जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे किसान के आने के बाद। उम्मीद है कि आप समझा लेंगे अपने सहयोगियों को और किसानों को भी, क्योंकि आंदोलन तो बढ़ता दिख रहा है, ये तो साफ। देश का किसान तो समझे हुए है, कुछ वो हरियाणा और पंजाब का किसान भी तो देश का ही किसान है, आप उसे अपना किसान नहीं समझते। हरियाणा पंजाब का किसान, पश्चिमी यूपी में भी है। मैं ये कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोई किसान आंदोलन नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सब समझे हुए हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग इसका आंदोलन करते, ये मतलब नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबको मालूम है, और ये बता रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम किसानों के सबसे बड़े नेता थे, वो भी कहते थे बिचौलिया शोषण करते, वो भी कहते थे। तो ये इनसे बड़े हैं क्या? किसान को उसके द्वार पर यदि कुछ लाभ मिल जाता है, अरे 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लीटर में दूध दे रहे हैं, यदि वहां प्रोसेसिंग हो और उसे 52 रुपए मिल जाए, 50 रुपए मिल जाए, 45 रुपए मिल जाए, नुकसान है क्या? तो अब किसान को सारी की सारी सुविधाएं वो होंगी, अपने नजदीक होंगी, हर ब्लॉक स्तर पर कम से कम
एफपीओ बनेंगे, वहां पर गोडाउन्स बनेंगे, ठीक है। बनेंगे, अंतिम प्रश्न बेरोजगारी बढ़ रही है। अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूँ जी, कि ये जो 3 बिल आ गए, आप ले ही आए, किसी ना किसी तरह तो पास करा ही लिए। बहुत से पास किसी तरह नहीं। अब उस पर भी बवाल है, अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता आज इस पॉडकास्ट में, ठीक है, क्योंकि उस पर भी बवाल है कि भाई ध्वनि मत से कराना था कि डिवीजन कराना था, चलिए जो भी था। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप भी किसान नेता रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि अब कौन सी वो समस्याएं हैं, अंतिम प्रश्न है मेरा, छोटा जवाब दीजिएगा, अब वो कौन सी समस्याएं बाकी रहती हैं किसानों की आपके नजरिए में, जिनका समाधान होना बाकी है और आप लोगों का फोकस है? देखिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए हमारी पार्टी दृढ़ संकल्प है और उसमें निरंतर काम पे लगे हुए हैं। पिछले 5-6 साल में आपने देखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री की सारी जितनी कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया, सारी की सारी इसीलिए की जा रही हैं। बजट भी इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि किसान को कैसे सशक्तिकरण हो, किसान को सही दाम कैसे मिले, कम लागत में अधिक उसकी पैदावार बढ़े, और वो पैदावार कम से कम जो वैल्यू एडिशन कैसे सबसे ज्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन। किसान अपनी परंपरागत खेती है, धान है, गन्ना है, गेहूं, इनसे हटके जो छोटी जोत के किसान हैं डाइवर्सिफाइड करें। आप यदि अदरक लगा देंगे और अदरक सुखाकर उसको पीस कर उसकी वो बनाएंगे, सौंठ बनाकर बेच देंगे, तो कई गुने दाम बढ़ जाएंगे। किसानों को कहीं ना कहीं हर्बल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़ का पैकेज इसीलिए दिया है, किसान औषधियों की तरफ चले। यदि किसान इस तरफ चल जाएंगे एक बार, और वो अपने को ये समझेंगे कि हमको इससे सीधा सीधा व्यवसाय से एक किसान के साथ साथ इस व्यवसाय को भी बनाना है, तो किसान का सशक्तिकरण होगा और इसमें निरंतर सरकार सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है। ओके, किसान थोड़ा सा व्यवसायी बने, थोड़ी व्यावसायिक बुद्धि अब एग्री बिजनेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल जी, आपने वक्त दिया, इतना गहराई से, इतने लंबे चौड़े ढंग से, बारीकी से समझाया कि सरकार का क्या रुख है इन तीनों बिलों पर, क्योंकि इस वक्त बहुत असमंजस तो है, मुझे मालूम नहीं कभी धुंधल का छटेगा, और चूंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है और चुनाव इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर जाहिर है कि ये धुंधल का तो गहराएगा ही। काम आपका है, सरकार का है कि विपक्षियों को भी समझाए, जनता को भी समझाए, उम्मीद आप समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद। थैंक यू।